द सरपेंट और बिकनी किलर जैसे उपनामों से प्रसिद्ध रहे चार्ल्स सोबराज 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के साइगोन में पैदा हुए थे। उनकी मां वियतनाम की नागरिक थी और पिता भारतीय थे। पिता ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। उस वक्त वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था। फ्रांसीसी उपनिवेश में पैदा होने की वजह से उन्हें फ्रेंच नागरिकता हासिल हो गई थी। भेष बदलने में माहिर चार्ल्स सोबराज पर्यटकों और युवाओं को महिलाओं को निशाना बनाते थे। चार्ल्स सोबराज पर भारत, थाईलैंड, नेपाल, तुर्की और ईरान में हत्या के 20 से ज़्यादा आरोप लगे। उन्हें सीरियल किलर कहा जाने लगा, लेकिन अगस्त 2004 के पहले उन्हें ऐसे किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया। एक अपराधी के तौर पर सोबराज या तो चकमा देकर जेल से बाहर आते रहे या फिर अधिकारियों को रिश्वत देकर जेल में सुविधाएं हासिल करते रहे। माना जाता है कि सोबराज भारत के अलावा अफगानिस्तान, ग्रीस और ईरान की जेलों से भी चकमा देकर बाहर आ चुके हैं। फ्रांस के पर्यटकों को जहर देने के मामले में उन्होंने भारत की जेल में तकरीबन 20 साल की सजा काटी। आइए अब जानते हैं चार्ल्स का जुर्म की दुनिया में एंट्री कैसे हुई। इससे पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें द इन्फॉर्मेंट। ये माना जाता है कि शुरुआत जीवन में सोबराज ने फ्रांस में छोटे मोटे अपराध किए, लेकिन सीरियल किलर बनने की शुरुआत साल 1963 में तब हुई जब उन्होंने एशिया की यात्रा की। जानकारों का कहना है कि आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का उनका तरीका हमेशा एक सा था। वो ड्रग्स लेने वाले फ्रेंच और अंग्रेजी भाषी पर्यटकों से दोस्ती गांठते थे और उनका माल लूटकर फिर उनकी हत्या कर देते थे। साल 1972 से 1982 के बीच सोबराज पर हत्या के 20 से ज़्यादा आरोप लगे। इन तमाम मामलों में पीड़ितों को ड्रग्स दिया गया था, उनका गला दबाया गया था, मारा गया था या फिर उन्हें जला दिया गया था। कहा जाता है कि हिंसा करने की चार्ल्स की ताकत का मुकाबला सिर्फ उनके जेल से भाग निकलने से ही किया जा सकता है। भारत में वो 2 बार जेल तोड़कर भागे। एक बार तो वो तिहाड़ जैसी हाई सिक्योरिटी जेल से भी भाग निकले। चार्ल्स कैसे और क्यों जेल से भाग निकले? 1976 में उन्हें 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 10 साल बाद ही 1986 में वो तिहाड़ जेल से भाग निकले। सोबराज ने जेल में जन्मदिन की पार्टी रखी। इसमें कैदियों के साथ गार्डों को भी बुलाया गया था। पार्टी में बांटे गए बिस्किट और अंगूरों में नींद की दवा मिला दी गई थी। थोड़ी देर में सोबराज और उनके साथ जेल से भागे 4 अन्य लोगों के अलावा सारे सो गए। भारतीय अखबारों में आई रिपोर्ट के मुताबिक सोबराज बाहर आने को लेकर इस कदर आश्वस्त थे कि उन्होंने जेल के गेट पर तस्वीर भी खिंचाई थी। रिचर्ड नेविल की बायोग्राफी में चार्ल्स सोबराज कहते हैं, जब तक मेरे पास लोगों से बात करने का मौका है तब तक मैं उन्हें बहला फुसला सकता हूँ। कहते हैं कि 10 साल की जेल की सजा के आखिर में वो जानबूझकर भाग निकले जिससे वो दोबारा पकड़े जाए और जेल से भागने के लिए उन पर अभियोग चलाया जाए। चार्ल्स ने ये मास्टरमाइंड इसलिए खेला ताकि वो भारत द्वारा थाईलैंड को सौंपे जाने से बच सकते थे, क्योंकि थाईलैंड में उन पर 5 हत्याओं के आरोप थे और ये लगभग तय था कि उन्हें मौत की सजा मिल सकती है। साल 1997 में जब वो रिहा हुए तब तक थाईलैंड में उन पर मुकदमा चलाने की समय सीमा सब बीत चुकी थी। भारत ने 1997 में उन्हें फ्रांस को सौंप दिया। चार्ल्स सोबराज को नेपाल में भी गिरफ्तार किया गया था। साल 2003 में एक बार फिर चार्ल्स सोबराज नेपाल वापस लौटे और इस बार वो बेखौफ तरीके से आए, जबकि पुलिस वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी और उन्होंने इस बार प्रेस से भी बात की, लेकिन नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक कसिनो से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ नेपाल ने तकरीबन 28 साल पुराना मामला वापस खोला, जिसमें उन पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए यात्रा करने और कनाडा के एक नागरिक और अमेरिका की एक महिला की हत्या का आरोप था। बीते साल अप्रैल में चार्ल्स सोबराज फिर चर्चा में तब आए जब उन्होंने नेपाल की जेल से विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दिया। ये सवाल उठने लगे थे कि जेल के एक कैदी ने आखिर मीडिया से कैसे बात की। ब्रिटेन की 2 पत्रिकाओं में सोबराज की कैद और उनकी भविष्य की योजनाओं के बारे में इंटरव्यू पर आधारित रिपोर्ट छपी थी। यदि आपने यहाँ तक देखा और यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें द इन्फॉर्मेंट को।